ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग निबंध प्रेमचंद के फटे जूते स्टार्ट कर रखा था, उसका चौथा भाग हम आज पढ़ेंगे। हाँ, बात रुकी थी कि हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं और तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। अर्थात हम दिखावटी जीवन शैली के आदी हो चुके हैं और आपके पास किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, और हमारे पास तो इस प्रकार के दिखावे हैं कि हम मांग के मोटर बारात निकाल लेते हैं मांगे हुए ड्रेस से और दूल्हे बन जाते हैं, और आपसे कोई दिखावा नहीं बना। हे मेरी जनता के लेखक, ये चुभन जो मुझे आज हो रही है वैसी चुभन मुझे पहले कभी नहीं हुई। उसके बाद लेखक क्या कर रहा है, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। तुम तो मार्केट में चले गए फटा हुआ जूता पहनकर, फोटोग्राफर की दुकान के पास चले गए, और कोई अगर आपको किसी कवि सम्मेलन में ले जाता तो वहां भी चले जाते आप तो, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, फटे हुए जूते को पहनकर फोटो मैं जिंदगी भर नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, चाहे कोई मेरी ऑटोबायोग्राफी बिना फोटो के छाप दे, अगर जूता फटा हुआ तो मैं फोटो नहीं खिंचाऊं। अर्थात क्यों? क्योंकि हम दिखावटी हैं, हम पाखंडी है, हम आडंबर को महत्व देते हैं। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, मेरे हौसलों को हरा देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? हे मेरी जनता के लेखक, फटे हुए जूते फटे हुए ड्रेस पहने हो, मुस्कुरा रहे हो, ये कौन सी मुस्कान है? इस मुस्कान का मैं क्या मतलब निकालूं? क्या होरी का गोदान हो गया? गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास जो 1935 में आया, और 1936 को मुंशी प्रेमचंद का देहांत। सबसे मार्मिक उपन्यास आया गोदान, जिसमें होरी नामक एक किसान गोदान का नायक होता है, हीरो होता है। और होरी एक ऐसा किसान है कि उसने प्रण कर रखा कि मेरे जीते जी मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, चाहे मैं भूखा सो जाऊं, कोई भी लाचारी में जीवन व्यतीत नहीं करे, चाहे मैं लाचार बन जाऊं। और ऐसा करते करते इतना कमाकर जब होरी मरा तो ब्राह्मण को गोदान का समय आया कि ब्राह्मण को गाय दान में दो। तो होरी की पत्नी दनिया पूरे घर को छान कर आए कि कुछ निकल आए, 25 पैसे मिले लास्ट में घर में, और 25 पैसे फेंक कर पसर गई कि माफ करो, इससे ही गोदान समझो। अर्थात जिस व्यक्ति ने आजीवन लोगों की सेवा की, भलाई की, खुद अभाव में जिया, लास्ट में उस व्यक्ति का गोदान नहीं हो पाया। एक पीड़ा है। ऐसा ही भारत का किसान है कि पूरे देश का पेट भरता है लेकिन खुद का पेट खाली है। तो हे मुंशी प्रेमचंद, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या होरी का गोदान हो गया जो तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या पूस की रात में नीलगाय हलकू का खेत सर गई? पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। पूस की रात, पूस का मतलब है पौष महीना, और भारतीय ऋतुओं में पौष का महीना सबसे ठंडा महीना माना गया है। तापमान तकरीबन 0 डिग्री के आसपास चला जाता है, और इस महीने में कोई हलकू नाम का किसान है, वो रात को खेतों की रखवाली करता है। अब सुबह 4 बजे के लगभग क्या हुआ कि हलकू किसान की आंख लग गई। आंख लगते ही आवारा पशु आए, अर्थात नीलगाय, रोज जिसको बोलते खेतों में रोज आते हैं ना, वो नीलगाय, और हलकू का खेत खा गई। अब पूरा खेत साफ। सुबह हलकू 6 बजे उठा तो दुख से ज्यादा खुशी हो रही है। बढ़िया हुआ,
इतनी ठंड में रात को यहाँ खेत में सोना पड़ता था। कल से कोई रखवाले नहीं, रखवाले बंद। क्या पूस की रात में नीलगाय अलकू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? सुजान भगत मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जिसकी समरी कुछ इस प्रकार है कि सुजान भगत एक बहुत बड़ा मेहनती किसान था। उसके 2-3 पुत्र थे और जब वो कमाता था तो किसी आश्रम में दान करता था, पशुओं का चारा डालता था, खेती बाड़ी करता था। सुजान भगत थोड़ा बूढ़ा होने लग गया, बेटों ने घर बार संभाल लिया, वे काम करने लग गए। खेत में जब अनाज हुआ तो कोई भिखारी मांगने के लिए आता है, साधु संत को जब वो 5-4 किलो अनाज डाल रहे थे तो बड़े बेटे ने हाथ पकड़ लिया, बोला ऐसे खेती नहीं होती है, ऐसे कमाई नहीं होती है, घर को लुटाने के लिए चले हो आप, पावद से डाल दो इसको। उस दिन से सुजान भगत ने यह प्रण किया कि मैं एक बार पुनः अपने आप को स्थापित करूंगा, पुनः कमाऊंगा, पुनः खेत जोतूंगा। और उसके बाद सुजान भगत ने खेत जोते, पशुओं को चारा पानी दिया और 6 महीने के बाद में खेत में उतना अनाज पैदा हुआ जितना पिछले 3 साल में नहीं हुआ। और जो भिखारी द्वार से खाली गया था उसके घर पर अनाज रख कर आया 20-40 किलो। ऐसा था सुजान भगत। तो क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्यों? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते, डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक नहीं छोड़ सकते। मरे कोई मरे तो गरीब, हम तो पैसे कमाएंगे 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये फीस के लिए लेकर, हम हॉस्पिटल में क्यों जाएं जहां हमारी ड्यूटी है? भ्रष्टाचार है। किस पर हंस रहे हो मुंशी प्रेमचंद? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। माधो नाम का कोई व्यक्ति है, कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। अब संक्षिप्त समरीश की भी सुनो। कफन कहानी है, माधो नाम का एक व्यक्ति है, पूरे दिन शराब पीता है, घर में क्या हो रहा है पता ही नहीं, घर में कुछ खाने पीने का पता ही नहीं। एक दिन ऐसा आया कि माधो की पत्नी मर गई। अब माधव के पास शराब पीने के पैसे तो मांगता के ले लेता था, कफन के पैसे कहां से लाए? गांव के 15-20 आदमियों ने पैसे इकट्ठे करके दिए, चंदा करके दिया, जा बाजार से कफन तो ले आ। जब वो बाजार में गया तो ठेका नजर आ गया, कफन तो भूल गया, दर वाला काम कर गया। यही बात यहां लिखी है। नहीं, मुझे लगता है कि माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तुम उस माधव पर हंस रहे हो कि कैसा आदमी है, कभी भी सीरियस नहीं लेता, मरी हुई पत्नी घर पर है, कफन के पैसे गांव ने दिए, उसकी भी शराब पी गया। क्या तुम उस पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारा जूता देख रहा हूं। क्या कहता लेखक है कि मैं तुम्हारा जूता देखता हूं। कैसे फट गया ये मेरी जनता के लेखक है। मुंशी प्रेमचंद को क्या उपाधि दी है हरिशंकर परसाई ने? जनता के लेखक। प्रश्न बन सकता है क्या उपाधि दी है, और ऑप्शन 3 अन्य बनेंगे, ये उत्तर होगा। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या ज्यादा चक्कर काटने से जूता फट गया? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तगादे का मतलब करार। क्या कोई दुकानदार ऐसा था, बढ़िया था, कि वो आपके 500-400 रुपये मांग रहा था और आपने सोचा कि उस दुकान के सामने से जाएंगे तो रुपए मांगेगा, इसलिए उस दुकान से घूमकर जाते हैं जो 2 मील दूर पड़ती है, चक्कर लगाना पड़ता है। क्या चक्कर लगाते लगाते तुम्हारा जूता फट गया? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। हरिशंकर प्रसाद क्या करें कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। एग्जाम्पल दिया है कैसे घिसता है। जैसे कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पनैया,
घिस गई, आवत जाते पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। अब इसकी स्टोरी भी सुनो। अकबर के जमाने का कृष्ण भक्त कवि था। अकबर के जमाने का एक कृष्ण भक्त कवि था जो अष्ट छाप का कवि था, जिसका नाम क्या था? कुंभन दास। सूरदास, वल्लभाचार्य, इसके बाद में गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, नंददास, कृष्णदास, कुंभन दास, ये सभी अष्ट छाप के कवि थे। 8 कृष्ण भक्त कवि थे, जिसमें से कुंभन दास बहुत फेमस कवि था। एक बार कोई पद कुंभन दास ने लिखा, वो अकबर तक पहुंच गया। अकबर ने कहा कि यह पद, इतना खूबसूरत पद किसने लिखा है? तो दरबारियों ने कहा कि यह तो कोई कृष्ण भक्त कवि कुंभन दास है, और वो महाराज लिखता ही नहीं, वो गाता भी बहुत अच्छा है। अगर यही पद कुंभन दास के मुख से आप सुने तो आप वाह वाह करेंगे, और जिंदगी में आप इतना अच्छा पद कभी नहीं सुनेंगे, ऐसा आप अपने आप को पाएंगे। तो अकबर ने कहा कि कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी लाए जाए, मैं उसके पद सुनूंगा। अब कुंभन दास को बुलाया गया। एक बार आया कुंभन दास। अकबर ने पाबंद कर दिया कि तुझे हमेशा कुंभन दास आना, फतेहपुर सीकरी आना पड़ेगा, और मुझे एक एक पद हमेशा सुनाना पड़ेगा। मैं आपके पदों का और आपके गायन का कायल हो गया हूं। कुंभन दास परेशान हो गया। एक दिन अकबर ने पूछा, और सुनाओ कुंभन दास क्या हाल है? तो कुंभन दास ने अपनी पीड़ा बताई। क्या? आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, कि आते जाते मेरे जूते घिस गए और बिसर गयो हरि नाम, मैं हरि यानी भगवान का नाम भूल गया। और आगे क्या कहता है? आगे वाली लाइन पर अकबर चिढ़ेगा, आगे वाली लाइन पर अकबर के पसीने आएंगे। क्या कहता है देखो, हाँ, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करीबे परे सलाम है। कि आप जैसे लोगों को देखने मात्र से हमें दुख होता है, आप जैसे लोगों को सलाम करना पड़ता है, तो देख लो हमारे क्या हाल हो सकते हैं। अकबर को कहा है बात, किसने? कुंभन दास ने। कि आते जाते पनैया घिसी, अर्थात जूते घिस गए, बिसर गए हरि नाम, और भगवान का नाम भूल गया, और तेरे जैसे लोगों का मुंह देखने का धर्म नहीं है, सलाम करना पड़ रहा है। तो ये एग्जाम्पल लिया कुंभन दास का कि ज्यादा चक्कर लगाने से जूते फटते नहीं है, घिस जाते नीचे से। ये कहना चाहता है, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? फिर से प्रश्न कि आखिर ये फट कैसे गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। सख्त चीज कौन सी? अब सुनो, प्रतीक अर्थ। भारत की गरीबी, भारत की लाचारी, भारत की अशिक्षा, भारत का भ्रष्टाचार, भारत में अंग्रेजों का अत्याचार, इन पर ठोकर मार रहा था। कौन? मुंशी प्रेमचंद। सख्त चीज क्या है? ये सख्त है बहुत है। कैसे है? आज तक देश में गरीबी नहीं मिटी, आज तक लाचारी नहीं मिटी, देश में आज तक अशिक्षा गायब नहीं हुई, देश में आज तक भ्रष्टाचार गायब नहीं हुआ, आज तक भारत की जनता पर अत्याचार हो रहा, चाहे अंग्रेज नहीं कर रहे हो, मंत्री कर रहे हैं। वो ये तो हो तो रहा ही है। कहने का अर्थ है, क्या तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो? और ये है वो सख्त चीज। मुंशी प्रेमचंद ने इसके खिलाफ लिखा, इसके खिलाफ लिखा, इसके खिलाफ लिखा, इसके खिलाफ लिखा, आजीवन लिखा, अंतिम समय तक लिखा। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है, परत पर परत शताब्दियों से जम गई है, 100 सालों से, ये सब चीजें जम गई। और सबसे बड़ी चीज क्या जम गई थी? पराधीनता, गुलामी। उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। देश की पराधीनता पर, देश की गुलामी पर ठोकर मारी आपने, अशिक्षा पर ठोकर मारी, गरीबी पर ठोकर मारी, लाचारी पर ठोकर मारी, गरीब किसानों के दुख पर ठोकर मारी। इस कारण क्या हुआ?
तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, और वो टीला कौन सा? पराधीनता का टीला। ये सबसे बड़ा टीला था, लंबे समय तक चला है। ये कहां से चला? लगभग 1764 से चल पड़ा था। बक्सर का युद्ध हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, है ना, वहां से चलाई और 1947 तक चलता रहा। 1857 की क्रांति आई बीच में। उसके बाद में 1915 में गांधी आया भारत में अफ्रीका से। 1920 में असहयोग आंदोलन आया, 22 तक चला। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया और 1942 में बात छोड़ो आंदोलन आया, खिलाफत आंदोलन आया। ये टीले थे। जो रास्ते पर खड़ा हो गया उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, कि तुम्हें टीलों के बगल से भी तो निकल सकते थे। अर्थात इन पर ठोकर मारने की क्या जरूरत थी? टीलों से समझौता भी तो हो सकता था पराधीनता से। सभी नदियां पहाड़ थोड़े फोड़ती हैं, अर्थात सभी साहित्यकार देश का हित थोड़ी चाहते हैं। बहुत बड़ा व्यंग निबंध है ये, प्रतीकात्मक निबंध है ये। सभी साहित्यकार थोड़ी है जो देश का भला सोचते हैं। सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थोड़ी है जो देश को अपने सर्वस्व ऊपर रखते हैं। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चले जाती है। कई साहित्यकार सिद्धांतों के साथ समझौता भी तो कर लेते हैं, कई देश के साथ समझौता भी तो कर लेते हैं। कईयों को देश से मतलब भी तो नहीं होता। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या कहता है हरिशंकर परसाई कि हे मेरी जनता के लेखक, तुम गरीबी, लाचारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, इनसे समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो ओरी को ले डूबी? ओरी को भी कौन सी कमजोरी ले डूबी? कि मेरे सामने कोई दुखी मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहिए, मेरे घर से कोई उदास नहीं जाना चाहिए, मेरे घर से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या वो कमजोरी आपको भी ले डूबी? और ये क्या था? ओरी का नेम धर्म था। वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, अर्थात कमजोरी थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हें मोक्ष मिल गया है, तुमने नाम कमा लिया है, तुम देश के श्रेष्ठ साहित्यकार हो गए हो, तुम सूर्य की भांति आज भी चमक रहे हो। ये बात है। हाँ, आगे देखो। तुम्हारी यह पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम गणित समझते हो उसकी तरफ हाथ के नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तुम अशिक्षा, लाचारी, गरीबी, भूखमरी, शोषण, इनके खिलाफ हाथ की अंगुली नहीं दिखाते हो, पैर वाली अंगुली दिखाते हो। मैं समझ गया हूं कि मैं इनसे इतनी गणना करता हूं कि हाथ की अंगुली पर्याप्त नहीं है, इसके लिए मेरा पैर, माई फुट, ये कहना चाहते हो आप। क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूं, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं और तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद किन पर हंस रहे हैं? जो अंगुली छिपाए, अर्थात जो दिखावा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिखावा। अंगुली छिपाने का मतलब है जो दिखावा कर रहे हैं, और तलवार घिसाए चल रहे हैं। तलवार घिसाने का मतलब है जो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, जो देश का नुकसान कर रहे हैं, जो स्वार्थ को ऊपर रखते हैं, उन पर हंस रहे हो। उन पर जो टीलों को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, तुम उन लोगों पर हंस रहे हो जिन्हें देश की स्वाधीनता से कोई मतलब नहीं, जिन्हें देश की शिक्षा से, संस्कार से, मूल्यों से, आदर्श से, नैतिकता से कोई मतलब नहीं। उन लोगों पर तुम हंस रहे हो। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई,
पर पांव बच रहा है, मेरी देश की संस्कृति बच रही है, मेरे आदर्श बच रहे हैं, मेरी कथनी और करनी में समानता है, और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम दिखावा करने के चक्कर में देश का नाश कर रहे हो, दिखावा करने के चक्कर में गरीबों का नाश कर रहे हो, दिखावा करने के चक्कर में किसान के साथ अत्याचार कर रहे हो, दिखावा करने के चक्कर में देश में योजनाएं लाकर भ्रष्टाचार कर रहे हो। तुम उन पर हंस रहे हो। तुम चलोगे कैसे? अरे भारत के मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, नौकरशाही के लोगों, अफसरों, अधिकारियों, इतना दिखावा करोगे तो ये देश चलेगा कैसे? और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी कैसे चलोगे। मैं समझता हूं, मैं तुम्हारी फटे जूते की बात समझता हूं, मैं अंगुली का इशारा समझता हूं, मैं तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूं। अर्थात हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि आपका फटा जूता देश को, समाज को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देता है। उम्मीद करता हूं कि पाठ समाप्त हो गया होगा। और इस प्रकार से हरिशंकर परसाई ने ये व्यंग निबंध मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। उनकी महान विशेषताएं बताई हैं, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। और बड़ी खुशखबरी यह है कि हिंदी का सिलेबस दोनों बुक्स का कंप्लीट हो चुका है। ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हमारे सीबीएसई ने जितने पाठ निर्धारित किए हैं वे सभी पाठ मैंने पढ़ा दिए हैं। अब ग्रामर के 2 टॉपिक बचे हैं, प्रत्यय और अलंकार। तो प्रत्यय और अलंकार हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट। तो पहला सब्जेक्ट ऐसा है जिसका ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वो है आपका सब्जेक्ट हिंदी। पढ़ते रहें, जितना अधिक पढ़ोगे तभी नंबर आएंगे। नंबर काटने के लिए मुझे ज़्यादा तलाश नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने आप कटवा लोगे। शुद्धिकरण के कट जाएंगे, गलत उत्तर कट जाएंगे, राइटिंग के कट जाएंगे। इसलिए अच्छा पढ़ो, हमेशा कम से कम 1 पेज लिखो हिंदी में, याद करो। याद किए हुए प्रश्नों को आप रफ नोटबुक में लिखो, मैच करो फिर नोटबुक से कितनी गलतियां आ रही हैं उन्हें सुधारो, राइटिंग ठीक करो। उम्मीद करता हूं कि ऐसा आप कर रहे होंगे। कर रहे हैं तो बहुत बहुत आप बधाई के पात्र हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।